चलिए अर्थशास्त्र खत्म हो गया। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहले अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। नया टॉपिक लेकर आए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का टॉपिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत है। अर्थव्यवस्था के बारे में कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। अगर अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इकोनॉमिक्स में कुछ बचेगा ही नहीं। मेन जो ये टॉपिक 1 से 2 दिन का जो होगा क्लास, ये टॉपिक अर्थव्यवस्था में जान। 3 टॉपिक है अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय और ये बैंकिंग सेक्टर, मुद्रास्फीति जो वगैरह RBI। उसके बाद इकोनॉमिक्स में कुछ है ही नहीं। अगर 3 समझ गया तो इकोनॉमिक्स समझ गया। अर्थव्यवस्था में पहले हम समझते हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ाए थे उत्पादन, वितरण और उपभोग का जिसमें अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र का आता है, ठीक है। लेकिन अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? किसी देश का समस्त आर्थिक क्रिया है। जैसे भारत का ले लेते हैं, समस्त आर्थिक क्रियाएं क्या है? जिसमें हम कृषि का अध्ययन करते हैं, रोजगार का, गरीबी का, पैसा का, उद्योग धंधा का, रोड, सड़क, ऑल ओवर जितना आर्थिक क्रियाएं हैं, जिससे अर्थ मतलब होता है पैसा, जिससे कोई ऐसा काम देश कर रहा है, कोई सरकार कर रही है, उससे पैसा हमको प्राप्त हो रहा है, उसका हम अध्ययन करेंगे। व्यवहारिक अध्ययन, कृषि कैसे लगेगा, खेत में गेहूं कैसे लगेगा, उसको अर्थशास्त्र कहेंगे। लग गया, उससे प्राप्त हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। क्लियर हो गया? अर्थशास्त्र में किसी चीज का सिद्धांत को पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था में उसी चीज का व्यवहारिक प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। दोनों में ही अंतर है। देखो यहाँ लिखा है, किसी देश का समस्त आर्थिक क्रिया है। समस्त आर्थिक क्रिया का मतलब कृषि, उद्योग धंधा, व्यापार, वाणिज्य, पैसा, ये सब एक शब्द में समस्त आर्थिक क्रिया है। व्यवहारिक स्वरूप, व्यवहारिक मतलब होता है प्रैक्टिकली स्वरूप, मतलब उसका प्रैक्टिकली रूप क्या है? कितना गेहूँ हुआ, कितना धान हुआ, कौन खरीदेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी सरकार करती है खरीदने के लिए, आपको पढ़ा रहे थे। उसका व्यवहारिक स्वरूप प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। प्रैक्टिकली इकोनॉमिक क्षेत्र के प्रैक्टिकली चीज़ों का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है बताइए? वर्गीकरण पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण इतने ही आधार पर है। राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर किसी देश का राज्य, कोई देश या कोई सरकार अपने देश के विकास के लिए कैसा अर्थव्यवस्था लाया है, वो यहाँ पर विकास के विभिन्न अवस्था के आधार पर। विकास का 3 अवस्था होता है, एक विकसित देश, एक विकासशील देश, एक अल्पविकसित देश। जानती हो, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर कोई देश कृषि प्रधान देश है, कोई देश उद्योग प्रधान देश है, कोई देश सेवा क्षेत्र वाला देश है। इसको बोलते हैं विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। शेष विश्व के साथ अंतर संबंध के आधार पर कोई देश खुला अर्थव्यवस्था वाला, खुला का मतलब होता है सभी देश आओ मेरे यहाँ व्यापार करो, उद्योग धंधा लगाओ। कोई देश कहता नहीं नहीं नहीं, हम अपने कर लेंगे, तुमको आने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। इसमें खुला अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। नियोजन के आधार पर कोई देश अपने देश के विकास के लिए नियोजन बनाता है, प्लानिंग करता है। जैसे भारत पंचवर्षीय योजना पहले लाया था, योजना आयोग काल में, अभी वर्तमान में नीति आयोग है, ठीक है। तो नियोजन का आधार, निर्भरता के आधार पर कोई देश जो है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में, अब कोई देश पर निर्भर है दूसरे पे। जैसे नेपाल आत्मनिर्भर वाला देश नहीं है, पर निर्भर है। वहाँ अब तक पूरी नेपाल में रेलवे लाइन नहीं बिछ पाया, भारत जयनगर में जाता है वो बिछ पाया। और भी वहाँ नेपाल सरकार दूसरे देश पे आश्रित रहता है, वो मदद कर देगा, वो मदद कर देगा तो हमारा विकास होगा। इसको बोलते हैं पर निर्भर। अब भारत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो गई है, कोई नहीं भी यहाँ कुछ करेगा तो अमेरिका आत्मनिर्भर है, रशिया आत्मनिर्भर है, चीन आत्मनिर्भर है। क्लियर हो गया? तो ये वर्गीकरण को फिर हम डिफाइन करेंगे। तो चलो इसको लिखो।
अब हम अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बताते हैं। ये मान लेते हैं भारत है, कोई देश मान लो, तो हम भारतीय हैं, तो भारतीय होने के नाते समझेंगे। ये भारत है, भारत में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत पढ़ना है। भूगोल के दृष्टिकोण से आप हटा दो यहाँ पे। प्राकृतिक संसाधन लेंगे, जमीन के अंदर होता है बहुत सा, भूमि के अंदर क्या है, कोयला है। भूगोलीय संसाधन एक शब्द में लिख देते हैं, भूगर्भिक संसाधन है। क्लियर हो गया, भूगर्भिक संसाधन। और जमीन के ऊपर क्या है, जल है, वन संपदा है, अन्न। जमीन के ऊपर बहुत सा कृषि का जो भी होता है, पशुपालन करते हैं, बहुत अन्न जितना बिक रहा है। ये जो जितना को इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र मुख्य रूप से, और नीचे भूगोलीय संसाधन है, खनन एवं क्या होगा, खनन एवं उत्खनन। नीचे में कोयला उला है, सोना चांदी है, तो निकालते हो ना, खनन करते हो ना, तो उसको क्या कौन सेक्टर में रखोगे। क्लियर हो गया। अब इसको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। क्यों चाहिए, वस्तु का उत्पाद हेतु, उत्पादों निर्माण। जो प्राकृतिक संसाधन से क्या प्राप्त कर रहा है, अब कच्चा माल प्राप्त करके क्या बना रहा है, वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक। जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त कर रहा है और फिर कच्चा माल प्राप्त करके वस्तु या उत्पाद बना रहा है, उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र में वस्तु और बनाने के लिए क्या रहता है, निर्माण उद्योग और विनिर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग का किसको कहते हैं, जो निर्माण उद्योग में एक पार्टिकल चीज का जो बनाता हो उसको निर्माण, जैसे टायर बनाने वाला, नोजल बनाने वाला, एलिमेंट बनाने वाला, गाड़ी का सीट बनाने वाला, उसको निर्माण उद्योग। और जब टायर, गाड़ी का सीट, गाड़ी का पूरा बॉडी सब मंगा के पूरा गाड़ी बना दिया तो क्या कहलाएगा, क्लियर होगा, निर्माण और विनिर्माण। तो ये उद्योग। अब बताओ, इसको मनुष्य चाहिए, मानव चाहिए, मानव बल, उसको बोलते हैं सेवा। जब भूमि के अंदर भूमि को ऊपर लाओगे तो उसको भी क्या चाहिए, मानव बल, मतलब सेवा। तो ये तुम क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र मतलब मानव संसाधन, जो प्राकृतिक यानी प्राथमिक क्षेत्र को भी सेवा देता हो और द्वितीय क्षेत्र को सेवा देता हो, वो क्या करा है, कौन क्षेत्र में रहेगा, तृतीय क्षेत्र में क्या है, द्वितीय क्षेत्र में एक शब्द में, प्राथमिक क्षेत्र में। अब क्लियर हुआ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं, याद रहेगा ना कि कैसे कैसे है। चलो लिखो,
चलिए अब उसको हमने टेबल पे बताया था, नक्शा में समझाने का प्रयास किया। इसको एग्जाम के व्यू से समझ लीजिए उस फैक्ट के आधार पे। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक बताए थे कृषि, जल, जो भी भूगर्भीय जमीन के ऊपर अंदर जो हम प्राप्त करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है। द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर क्या बनाता है? बताए थे वस्तु बना दिया। द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को विभिन्न प्रकार के सेवाएं प्रदान करता है। क्लियर हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। विषय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र किस सेक्टर का है? औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय और सेवा क्षेत्र। क्लियर हो गया? अब प्राथमिक क्षेत्र के तत्व में आर्थिक क्रिया। प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखोगे? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पशुपालन इससे संबंधित क्षेत्र है। पशुपालन संबद्ध क्षेत्र का मतलब हुआ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, क्या क्या बकरी वगैरह सब आ जाएगा उसमें। वानिकी करते हो, मत्स्य पालन, खनन एवं। क्लियर हो गया? द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति ये सब किस क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में व्यापार जो करते हो, व्यापार मान लीजिए तुम किया, अरे सुनो, व्यापार किया चावल का, एग्जाम्पल समझो, चावल का किया तो चावल के पहले पूर्व क्या था? धान क्या है? और धान को जब मिलर में लाया तो कुटाई हो गया, क्या हुआ? चावल हो गया। तो प्राथमिक और द्वितीयक व्यापार। तो चावल को तुम क्या कर रहे हो? आटा। तो आटा पे पहले क्या? गेहूँ चक्की में पिसाएगा तब क्या बन जाएगा? कहाँ जाएगा? होटल। अब होटल में गया तो होटल तुमको सेवा देता है, कैसे? रहने उन्ने के लिए, ठीक है? खिलाता पिलाता है। तो खिलाता है, खिलाता पिलाता, खिलाना और पिलाना। अगर रोटी खा रहे हो तो गेहूं पहले आया ना, तब ने रोटी पिसाया, रोटी खाया, खिलाना, पिलाना, पानी। और ये क्या करता है? बोतल में बंद कर देता है। तो होटल में पानी मिलता है तो दोनों क्षेत्र है ना। अब आप विद्युत, जल यहाँ मिला या कोयला, और यहाँ क्या बना? तो होटल में विद्युत सुविधा रहता है कि नहीं? तो तृतीय क्षेत्र का मतलब सीधा समझ लेना है सेवा से। अब देखो व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है। द्वितीय सेवाएं बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का नाम सुने हो? रियल एस्टेट ये शेयर बाजार का नाम सुने हो? उसी से संबंधित है। म्यूचुअल फंड वगैरह देखते हैं, सब खेलते रहता है, शेयर बाजार में पैसा लगाता है। कर प्रबंधक, कर तुमको सरकार सेवा दे रही है इसलिए टैक्स लेता है, ठीक है। चिकित्सा, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो वो जो चिकित्सा सुविधा तुमको मिलता है वो क्या है? सेवा है। उसके बाद लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर पेंशन के लिए आते हैं तो सेवा देते हैं, तुमको पेंशन कर देते हैं, ये काम होता। लोक प्रशासन हुई, हम लोग लोक प्रशासन के भाग है। प्रतिरक्षा, हमारे जवान जितने भी हैं तुमको सुरक्षा देते हैं। बॉर्डर पे हो, आर्मी हो, सीआईएसएफ हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, जितना है सब प्रतिरक्षा। ज्ञान, कंप्यूटर, नए विचार, कोई नया शोध किया, जैसे कहाँ गया? चंद्रयान, तकनीकी शोध इसको बोलते हैं, अनुसंधान, ये सब क्या है? किस क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र। यहाँ से हमारे वैज्ञानिक को, हमारे विद्वान को, हमारे इंजीनियर को अमेरिका ले जा रहा है, तो मतलब सेवा का आयात वो कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? सेवा का निर्यात कर रहे हैं। और उसके तरफ से आएंगे तो सेवा का आयात होगा। क्लियर हो गया? ये कहता है कि कंप्यूटर एक वैज्ञानिक भारतीय था, ये काफ़ी कंप्यूटर का ज्ञाता था, जिससे कि बेगूसराय में एक लड़का था, 45 मिनट जो है ये गूगल को हैक कर लिया था। समान लड़का था, हम वहीं थे पोस्टेड, लोग संपन्न परिवार से नहीं, हैक कर लिया। अमेरिका को पता चला गूगल का हैक, 45 मिनट तक उसको तुरंत आया, कितना पैकेज से ले गया। तो मतलब वो सेवा क्षेत्र को क्या किया? आया। और हम सेवा क्षेत्र को क्या किए? निर्यात किए।
तो ये था आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। चलो लिखो। चलिए अब आप अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण में आते हैं। राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर ये अर्थव्यवस्था है, मतलब कोई देश, इसको एक देश मान लो। कोई भी देश में अर्थव्यवस्था का 3 चीजें, एक राज्य या सरकार होता है, निजी क्षेत्र होता है, उपभोक्ता जनता और उत्पादन, वितरण और नियंत्रण। कृषि है तो कृषि का उत्पादन कैसे होगा, उसका वितरण कैसे होगा, और उस वितरण, उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण किसका होगा। ये चीज है अर्थव्यवस्था का ये ढांचा होता है। एग्जाम्पल दिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण और नियंत्रण से संबंधित नियम बनाता हो, कार्य करता हो निजी क्षेत्र के लोग, पूंजीपति लोग, निजी क्षेत्र मतलब पूंजीपति लोग, किसी देश की अर्थव्यवस्था में के अंतर्गत पूंजीपति लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग उत्पादन भी करता हो, वितरण भी करता हो, नियंत्रण भी उसी का रहता हो, मालिक वही रहता हो, सरकार चुपचाप, यानी कम भूमिका, सरकार की भूमिका कम, तो उसको क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल, अमेरिका में कैसे अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था। अब समझो, उत्पादन, वितरण और नियंत्रण, किसी देश की अर्थव्यवस्था का उत्पादन, वितरण और नियंत्रण में समाज या सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व का मतलब होता है राज्य या सरकार, निजी क्षेत्र रहेगा, उसी उत्पादन, सरकार कहेगा कि तुम ऐसे उत्पादन करो, तुमको आटा बनाना है तो आटा बनाओ, यहाँ पे निजी कंपनी का जो मन होगा वो बनाएगा, यहाँ उसको बांधता है, सरकार जो कहेगी उसी अनुसार कंपनी करेगा। और इस सब कुछ पर नियंत्रण किसका है, समाज या सार्वजनिक स्वामित्व मतलब सरकार का, इसको क्या बोलते हैं, समाजवाद। जिस अर्थव्यवस्था के उत्पादन, वितरण एवं नियंत्रण तीनों पर समाज या सार्वजनिक स्वामित्व हो, उसको क्या कहते हैं, वो कहाँ है, रूस में। कब, 1990-91 के पूर्व रूस एक संघ था, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस कहा जाता था, विघटन हो गया, अब रूस बचा, बहुत बड़ा देश था। 1991 में रूस के पहले रूस में समाजवादी व्यवस्था थी। कैसे, 1917 में रूस में क्रांति हुआ था, लेनिन के नेतृत्व में। जार राजा था, निरंकुश था, कहानी सुना हुआ, जार का निरंकुश था। क्रांति हुई, क्रांति के बाद वहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुआ, लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। लेनिन कहा अब कोई निजी नहीं रहेगा, सबका जमीन छीन लिया, सबका उद्योग छीन के सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी सरकार का सब कुछ सरकारी हो गया। अब कोई वहाँ निजी कंपनी नहीं रहेगा, जो भी काम, खेत वाला, खेत में काम भी सरकारी होगा। क्लियर हो गया ना। ये लेनिन, बोल्शेविक क्रांति हुआ था जार के विरुद्ध में, राजा जार था, निरंकुश था, उसको हटा के पूरी जनता, किसानों को, मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स नारा दिया था, उसका व्यवहारिक क्रियान्वयन लेनिन ने किया था वहाँ पे। अब यहाँ पे राज्य नियंत्रण, ये दोनों में फर्क क्या है आगे बताएंगे। इस सब पे नियंत्रण राज्य का हो, क्या है, यहाँ पे राज्य और सार्वजनिक, समाज और सार्वजनिक, यानी आम लोग, सरकार का हक के साथ आम लोगों का भी हक हो। यहाँ समाज मतलब क्या, हम लोग, सबका, समाज और सार्वजनिक स्वामी। तुम दोनों क्यों हंस रही हो, या तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं सब, हाँ 10 में पढ़ी हो तो बताना, आगे हम पूछेंगे, इसके आगे गलती से नहीं बोलना हमारे पास। इसका बता, इसका 10 में पढ़ी हो, राज्य के साम्यवादी और समाज में क्या, समाजवाद में क्या अंतर है, दोनों में मूल अंतर बताओ, बताओ। ये कैसे, तुम पढ़े, बोलियो कि पढ़े तो बताएगी ना, क्या अंतर, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, बताओ। नहीं बताइए, हमको पता, तुम झूठे हंस रहे थे, जानते हैं। इसमें समाज प्लस सरकार, राज्य, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार, दोनों का नियंत्रण हो, समाजवाद।
इसमें राज की भूमिका होगी, सरकार, समाज का नहीं। तो साम्यवादी कहाँ है? चीन में। कहाँ है साम्यवादी? और जिस पर उत्पादन वितरण नियंत्रण पर सार्वजनिक और निजी दोनों का अस्तित्व, दोनों मिलकर काम करता हो, इसको क्या बोलते हैं? कहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था? भारत में। अब भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया ही। भारत में अर्थव्यवस्था कैसा? मिश्रित, लेकिन कैसा है? और तेजनवादी का दूसरा अर्थ क्या है? लोकतंत्र। का इसका कहानी समझो। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचे कि अगर हम रूस वाला काम करेंगे तो विकास नहीं होगा मेरे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जनता उतना अमीर नहीं है जो अपने से कुछ कर पाएगा। जनता को खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, और सरकार के पास भी उतनी संपत्ति नहीं है जो कि जनता को दे पाए। अगर हम उद्योगपति को, जमींदार की जमीन को हम छीन लेते हैं, उद्योगपति का सारा उद्योग धंधा को राष्ट्रीयकरण करते हैं, सबको सरकारीकरण कर देते हैं, तो फिर हम जनता को कैसे उत्पादन के लिए लाभ देंगे? मेरे पास खजाना में पैसा नहीं है। तब इन्होंने दिमाग लगाया, बोला नहीं, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर दूसरी व्यवस्था होगा। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो उद्योगपति है, जो जमींदार है, उसको यथावत रहने दो, उसका जमीन उद्योग धंधा नहीं छीनो। निम्न वर्ग के लिए काम करो। निम्न वर्ग को हम अनाज देंगे, निम्न वर्ग को हम घर देंगे, निम्न वर्ग को हम स्वास्थ्य देंगे, निम्न वर्ग को हम बिजली देंगे, निम्न वर्ग को हम सड़क सुविधा देंगे। ये सब सुविधा जब दे देंगे तो ये संपन्न हो जाएगा। तो ये निम्न वर्ग के लोग किसके बराबर आ जाएगा? उच्च वर्ग के बराबर आ जाएगा। जीवन शैली में बराबर का मतलब होता है, उच्च वर्ग को अगर विद्युत पंखा में रह रहा है तो निम्न वर्ग को भी हम पंखा की सुविधा दे देंगे तो भी पंखा में रहेगा। उच्च वर्ग पक्का का घर में रह रहा है तो निम्न वर्ग को हम आवास योजना दे देंगे तो घर बना लेगा, वो भी पक्का में रहेगा। उच्च वर्ग के लोग हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करता है तो हम हॉस्पिटल बना देंगे तो निम्न वर्ग को हॉस्पिटल मिल जाएगा, चिकित्सीय सुविधा। तो इसके बराबर आएगा कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं? तेजनवादी, या तेजनवादी को ही लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब निम्न वर्ग को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर उच्च वर्ग के जैसा जीवन शैली, रहन सहन प्रदान करना तेजनवादी या लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्लियर हुआ? पढ़े थे? नहीं पढ़ी होगी? ऐसे पढ़ा देगा, हमको पता है। चलो लिखो। अभी तो बाकी है साम्यवादी। चलिए इसको एग्जाम के व्यू से कुछ जो तथ्य है या मेंस में पूछेगा तो उसके व्यू से लिखने के लिए इसको समझ लीजिए। राज्य की भूमिका के आधार पर आपको टेबल बना के, चित्र बना के हमने समझाया। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित और तेजनवादी। क्लियर हो गया? अब देखो, अभिप्राय मतलब होता है परिभाषा। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर किसका? निजी क्षेत्र का स्वामित्व। उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसका स्वामित्व? तो उसको क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक मतलब सार्वजनिक मतलब सरकारी, समाज मतलब आमजन, मतलब फाइनली राज्य या सरकार। राज्य या सरकार का मतलब समझ जाना, सामूहिक, सार्वजनिक, समाज सब एक ही बात का स्वामित्व एवं नियंत्रण हो। क्या कहलाएगा? उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर किसका? इसका मतलब सामूहिक और समाज की यहाँ बात सीधा राज का नियंत्रण एवं स्वामित्व हो। साम्यवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन एवं वितरण पर निजी एवं दोनों क्षेत्र का विद्यमान हो, दोनों की हिस्सेदारी हो, भूमिका दोनों का हो। क्या कहलाएगा? तेजनवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था। सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देके, सामाजिक कल्याण, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल, ये सब क्या है? सामाजिक कल्याण है। स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल खोलकर, सरकारी स्कूल खोलकर शिक्षा की सुविधा, ये सब किस पार्ट में रखोगे? और सामाजिक कल्याण। आर्थिक कल्याण मतलब
बिजली सुविधा तुमको मिला, तुमको घर मिला, तुमको मुख्य रोड से घर तक आने के लिए पेवर ब्लॉक वाला रोड मिला, तुमको पेयजल नल जल का पानी मिला। क्लियर है? सबको क्या बोलते हैं? आर्थिक कल्याण। तुमको किसान सम्मान निधि योजना मिल रहा है, फसल बीमा योजना मिल रहा है। ये सब किस पार्ट में रखेंगे? आर्थिक कल्याण। क्लियर हो गया? सामाजिक और आर्थिक कल्याण का अर्थ क्या हुआ? सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देकर कौन? सरकार भारत में निम्न स्तर के लोगों को किसके स्तर के जीवन स्तर तक पहुंचाना? उच्च स्तर के लोगों के जीवन स्तर के समरूप पहुंचाना, समान पहुंचाना। क्या कहलाएगा? इस सब में पढ़ाएगा। चैलेंज है, यहाँ से वहाँ तक ले कौन पढ़ाता है? फेबियन बाजी, क्योंकि उसको खुद नहीं पता पढ़ाने वाला। क्योंकि हम भी देखते रहते हैं नोट्स वगैरह मार्केट में, यहाँ तक आएगा। बढ़ के मारुति 1 2 3 पढ़ाएंगे, ये दोनों नहीं पढ़ाएगा। तो देख लेना। ठीक है। भूमिका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भूमिका क्या? भूमिका देखते हैं तो निजी क्षेत्र का क्या होता है और सरकारी क्षेत्र का कम। इसमें निजी क्षेत्र नगण्य हो गया, किसका भूमिका बढ़ गया? सरकार या राज्य का। राज्य मतलब देश, राज्य मतलब यहाँ बिहार में समझ जाना, राज्य मतलब देश लेना अधिक। यहाँ पे इसका निजी क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का, राज्य का अधिक। यहाँ पर बराबर निजी क्षेत्र और यहाँ पर ये होगा। टिक मतलब दोनों का भूमिका बराबर। ऐसा नहीं कि टिक मारते जो यही बात यहाँ है। देखा मैथ के अंदाज में, ठीक, दोनों भूमिका बराबर, निजी और सार्वजनिक। यहाँ भी है सेम चीज। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रतिनिधित्व समाजवादी, साम्यवादी चीन, मिश्रित फेबेनवादी लोकतांत्रिक। क्लियर हो गया? चलो लिखो। चलिए अब इसको समझिए, इसका आगे बढ़ाते हैं। सिद्धांत या स्वरूप, क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, जानना जरूरी है। समझ लो तो लिखते रहो। सिद्धांत या स्वरूप। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या सिद्धांत है? वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन क्या किसके लाभ के लिए? यानी कंपनी अपना लाभ के चक्कर में रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी लाभ के लिए खेलता है। यानी कंपनी जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करता है, सेवा देता है कंपनी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपने लाभ का चक्कर, अपने लाभ के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण बाजार की शक्तियाँ, बाजार की शक्तियाँ का मतलब होता है कितना मांग और कितना पूर्ति, उसी को बाजार की शक्ति। बाजार की शक्ति का अर्थ होता है कितना मांग, मतलब एक कलम रोटो ये मान लीजिए कि आम का कितना मांग, तो आम की कितनी पूर्ति, उसको बोलते हैं बाजार की शक्तियाँ। बाजार की शक्ति कैसे पता चलता है कि बाजार नहीं कहता है बाजार उछाल पे है। बाजार गांव के वाला बोलता है जो बिजनेस में आज बाजार अच्छा है, मतलब आज बाजार अच्छा है, मतलब ओकर सब सामान बिक गया, मतलब जितना उत्पादन किया उतना बिक गया। या अगला दिन या अमरूद नहीं मिलता है, बड़ी कम ले लो, अच्छा अभी ले नहीं बहुत। पिछले बाजार में कोई ग्राहक का अमरूद मिलता है कि नहीं मिलता है ये वाला, या कम ले लो और हमारा जरूरत है, तो जो ग्राहक ये दुकानदार होता है या बेचने वाला क्या कहता है अगला बार दे दे, अगला जो हाथ लगता है ना, इसका क्या मतलब है? बाजार की शक्ति यानी मांग और पूर्ति। क्लियर हो गया ना? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण बाजार की शक्तियाँ, बाजार की शक्तियाँ का मतलब मांग और पूर्ति बराबर, मांग और पूर्ति बराबर, कितना मांग उतना पूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब बाजार की शक्ति पकती नहीं, सीधा सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण कर दो। अगर 100 kg आम उत्पादन हुआ पूरे रूस में, तो बांट दो पूरे रूस में 100 kg आम। कितना इसको अगर ज़्यादा मांग है, नहीं सबको देंगे, तुम्हें खाली देंगे। ये हुआ क्या हुआ? समाजवादी अर्थव्यवस्था सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या कर देता है? समान वितरण। और समाजवादी व्यवस्था में सरकार जो है, राज्य जो है,
आर्थिक निर्णय यानी जो नीति बनाता है, आर्थिक नियम बनाता है, आर्थिक निर्णय लेता है, इसके लिए सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर कि हम जो नियम बना रहे हैं, हम जो नीति ला रहे हैं, इससे आम जनता गरीब को लाभ होगा कि नहीं। सामाजिक कल्याण क्लियर हो गया ना। इसको क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब साम्यवादी, ये तुमसे पूछ रहे थे। देखो यहाँ पर है कि सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं को समान वितरण कर देना। यहाँ कहता है रूस, चाइना रूस से आगे निकल गया, बोला नहीं वैसे नहीं होगा। सबको हम कैसे बांट देंगे? मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ठीक है, एक व्यक्ति है बी, इसका परिवार 10 गो है, बेटा बेटी लगा सब, इसका है 5 गो। ये काम कर रहा है मजदूर का और ये है कुशल मिस्त्री। तो चाइना कहता है कि हमारे प्रकार का 2 लोग हैं, एक ए है जो जिसका परिवार में 10 को बेटा बेटी है और लेकिन है मजदूर वाला काम करता है, और एक बी आदमी है जिसका परिवार में 5 को सदस्य है बेटा बेटी, लेकिन काम करता ऐसा काम है, कुशल मिस्त्री है। तो चाइना कहता है कि हम उसकी क्षमता और योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार देंगे। इसका क्षमता है मजदूरी का, इसका क्षमता है योग्यता का, लेकिन इसकी आवश्यकता, ये भले कुशल मिस्त्री है लेकिन इसकी आवश्यकता कितना है? 5 का। इसको 10 केजी देंगे तो इसको हम 3 केजी देंगे। कुशल मिस्त्री है तो क्या देता है? हम 3 केजी इसको गेहूं देंगे। ये है चाइना। देखो क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता, उसकी योग्यता एवं कार्य, यदि तीनों हो गया, तथा उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की सेवाओं का प्रदान करना। ये बेचारा मजदूर है, सरकार के कार्यों में कम योगदान देता है, लेकिन इसकी आवश्यकता कितना है? 10। कैसे? अगर कहेगा, अगर तुमको गए हम कुशल मिस्त्री है, हमको 500 चाहिए, ये मजदूर है जिसको 200 दो। चीन बोला नहीं, कुशल हो तो क्या, अगर तुमको 10 को रहेगा तब दे देंगे, तुम्हें तो 5 को है बेटा बेटी, तुमको 5 के लिए अनाज चाहिए खाने पीने के लिए, तो हम तुमकी योग्यता, कुशलता और कार्य तो है ही, लेकिन हम तुमको देंगे आवश्यकता के अनुसार ही देंगे। तुमको आवश्यकता कितना है, क्लियर है ना। यही था चाइना। चाइना में जो वस्तु और सेवाओं का वितरण, उसके कार्य, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, परंतु उसकी आवश्यकता के अनुसार वितरण होगा। और आज आर्थिक निर्णय जो रूस में था, आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर यहाँ भी वही होगा। परिभाषा भी है यहाँ का, रशिया का नहीं, कोई योग्यता पोग्यता नहीं, बांट दो सबको बराबर कर। जो बराबर मतलब क्या, अमीर और गरीब नहीं, जितना गरीब है बीपीएल वाला तो सबको बीपीएल वाला एक समान कर दो। जैसे भारत में इसीलिए ना, भारत जो है अनुकरण किया इसका नहीं, भारत किसका अनुकरण किया? समाजवादी का। इसका ही लक्षण, रूस का ही लक्षण भारत में ये दिखता। अंतर इतना है कि यहाँ निजी क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे निजी क्षेत्र को रखा, और ये भारत कहा कि निजी क्षेत्र रहेगा लेकिन नियम हम ही बनाएंगे, और तुम जो कलम बनाया है तो हम बांटेंगे, मूल हम निर्धारण करेंगे कलम कितना होगा, तुम नहीं। तुम्हारा काम क्या रहेगा? उत्पादन कर दो। भारत कहा निजी क्षेत्र वाले कंपनी को कि तुम उत्पादन करो, तुम्हारा बाजार हम बनाएंगे, तैयार करेंगे, तुम्हारा कलम कौन खरीदेगा, हम नियम बनाएंगे, कलम का मूल्य कितना होगा, तुम भाई जितना लगा कलम बनाने में तुम पैसा ले लोगे, लेकिन निर्धारण हमारे अनुसार होगा। यानी विस्तृत अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण बाजार की शक्तियाँ नहीं, मांग एवं पूर्ति की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़ दिया जाता है। मतलब यहाँ समझो स्वतंत्र अंतःक्रिया कि भारत, यहाँ क्या है अमेरिका में जितना मांग उतना, लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं, स्वतंत्र है। हो सकता है मांग अधिक है लेकिन पूर्ति कम, तो महंगाई बढ़ जाता है। हो सकता है कि खूब सामान उत्पादन हो गया, खरीदने वाला, तो स्वतंत्र अंतःक्रिया का मतलब ये होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितना मांग है तो उतना उत्पादन होगा, बाध्यकारी नहीं है, जितना उत्पादन है तो उतना मांग होगा।
खोज स्वतंत्रता के लिए दोनों निजी क्षेत्र अपना तरीके से, निजी क्षेत्र यहाँ बहानों बना लेता है, हम का इतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास पूंजी कमी है, सरकार कहता चलो हम सब्सिडी देंगे तुमको, तो यहाँ अवसर हो। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के ध्यान में रखते, जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ, लेकिन अधिकतम लाभ किसको? अधिकतम लाभ सरकार का भी, राष्ट्रीय आय बढ़े और कंपनी को भी। देखते हो जियो लाया था सिम तो पहले फ्री, तो क्या बताया फ्री मतलब जियो सिम जो पहले कंपनी है रिलायंस कंपनी, जियो सिम को फ्री बांट दिया। ये क्या हुआ? सामाजिक कल्याण। क्या हुआ? सामाजिक कल्याण के बिना पैसा का सिम ले लो, सब लोग ले लिया ना सब लोग, इस सामाजिक कल्याण की ओर अब दिमाग लगाया। अधिकतम लाभ, अब कुछ दिनों के बाद उसमें इतना पैक रिचार्ज करें, इतना दिन का फ्री, सब फंसते चल गया। तो क्या बताया? अधिकतम यानी समाज फ्री बांटा, सामाजिक कल्याण, और फिर उसमें पैक धीरे 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 बढ़ाते गया, क्या हुआ? अधिकतम लाभ। तो यहाँ पे यही होता है। अब फेवियर बाधित जो ये होगा वही सेम। चलो लिखो, चलो अब इसका कुछ लास्ट चीज़ें हैं जो पीटी में ध्यान में रखना होगा। इसका विशेषता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था, जो कि बाजार की शक्तियों पर आधारित होता है, मांग और पूर्ति, प्रतियोगिता अधिक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता अधिक रहता है कंपनियों के बीच में। हर कंपनी चाहता है कि अधिक से अधिक लाभ हो, तो हम अच्छा से अच्छा वस्तु बना। इसका मतलब है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता अधिक होता नहीं होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि प्रतियोगिता है। अब दो गो कंपनी है, दोनों बनाता है एप्पल मोबाइल, एग्जाम्पल दे रहे हैं, या एक कंपनी है एप्पल मोबाइल और एक कंपनी है सैमसंग का। तो दोनों कंपनी चाहेगा कि हम एप्पल में अच्छी क्वालिटी दे, तो सैमसंग कहता है नहीं तुम 30,000 रुपये में दे रहे हो, हम 20,000 में अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं। क्लियर हुआ? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा क्या रहता है? प्रतियोगिता रहता है कंपनियों के बीच में। जब प्रतियोगिता रहेगा तो वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता अधिक होगी। मांग एवं पूर्ति का महत्व, बाजार अर्थव्यवस्था तो मांग एवं पूर्ति का महत्व, कितना मांग उतना खूब उत्पादन हो रहा है। निजी संपत्ति का अधिकार, सब लोग अधिकतम लाभ के चक्कर में, तो निजी संपत्ति नहीं होगा। और आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता रहता है, कोई कंपनी कोई किसी प्रकार का वस्तु बना सके, बेच सके, सरकार उसको कुछ नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता। समाजवादी में केंद्रीकृत नियोजन, समाजवादी में तो सरकार ही नियोजन बनाता है, नियम, ताकि काम करो चुपचाप। कंपनी या कोई भी आदमी नियम नहीं बनाए, कौन बनाएगा? सामूहिक स्वामित्व, बताइए दिए सबका स्वामित्व होगा। राज्य एवं सरकार की क्या होता है? अधिक। सेम चीज होगा, टिक मार दिए। निश्चित अर्थव्यवस्था, यहाँ केंद्रीकृत नियोजन है, तो यहाँ क्या होगा? आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन आ जाता है, इसको पंचवर्षीय योजना चाहते हैं। अब इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया। समाज का क्या होगा? स्वामित्व होगा। सरकार की भूमिका एक कैसा होगा? नियामक के रूप में, बॉस। सरकार नियम सरकार बनाएगा, निजी लोग काम करो नियामक के रूप में, ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्ट नहीं कहते हो, उसके रूप में। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का क्या है? यहाँ ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करेगा, दोनों मिल के काम करेगा। सांस्कृतिक का मतलब ये होता है। यहाँ पे क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। कोई कंपनी चाहेगा कि हम जो है मनमानी तरीके से वस्तु बना के दाम लेंगे तो वो चलने वाला नहीं है। तुम चाहोगे कि हम अमेरिका का आदमी को काम कराएंगे, नहीं होगा। भारत आदमी को रोजगार दो, यानी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता है, अपना लाभ के लिए कहीं का आदमी को बुला लेगा। यहाँ वैसी बात नहीं है। हमारे भारत में उपलब्ध नहीं होगा तब तुम लाओ अमेरिका से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत में उपलब्ध है, प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र के चीज उपलब्ध है भारत में, द्वितीय क्षेत्र का चीज उपलब्ध है, तृतीय क्षेत्र का यहाँ के आदमी को लगाना होगा। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देगी। सेम चीज। क्लियर हो गया?
तो ये था राज्य सरकार की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। क्लियर हो गया ना? अगर इतना समझ गया तो पीडीएफ से उलट के देखोगे सब बन जाएगा, आराम से एक बार में बन जाएगा। चलो लिखो। चलिए अब हम पिछले बार आप देखे थे राज्य के स्वरूप के आधार पे, ये देखे थे ना। अब इसको समझ लो, विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे। विकास का किसी देश का, पूरी दुनिया में किसी देश के विकास का तीन अवस्था: अल्प विकसित, एकदम गरीब, थोड़ा सा, यानी यहाँ पे टट्टी फूस का घर, यहाँ थोड़ा ईंटा का घर हो गया, यहाँ पर थोड़ा बालकोनी, डाइनिंग रूम, फ्रिज, ये सब आ गया। अल्प विकसित, विकासशील और उधर से चलना। तो अब चलो, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? आर्थिक विकास। देखो, आर्थिक विकास तो यहाँ आर्थिक समृद्धि, दोनों अंतर है, पढ़ाएंगे हम अगला टॉपिक में, पहले इतने जानना। आर्थिक विकास एवं लोगों का जीवन स्तर कैसा है? जिस देश का आर्थिक विकास निम्न हो, लोगों का जीवन स्तर भी निम्न हो, उसे वो देश कैसा देश कहलाएगा? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। मतलब प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय, सकल मतलब होता है शुद्ध, प्रत्येक व्यक्ति का शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है, यानी एक साल में प्रति व्यक्ति का शुद्ध आय जो है डॉलर के हिसाब से कितना होना चाहिए? 1046 है या इससे कम है। जिस देश के लोगों के पास 1046 डॉलर या इससे कम एक साल में उसको खा पी के आय बच गया। शुद्ध का मतलब होता है खा पी के, टैक्स उस दे के, खर्च सारे प्रकार के खर्च करके जो बच गया, यानी आयकर जो कर देते हो टैक्स, उसको घटा के जो अब तुम्हारे पास बचता है उसको क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति सकल। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1046 रुपया या 1046 डॉलर या इससे कम है जिस देश के लोगों के पास, वह देश अल्प विकसित है। तो अल्प विकसित देश कौन कौन है? सोमालिया, बुरुंडी, चाड, नाइजर, नेपाल, भूटान, सब इसी में है। क्लियर हो गया? विकासशील अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का लिखता। आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास, तो क्या हो जाएगा? गलत होगा। आर्थिक समृद्धि, इस शब्द ऑप्शन में ध्यान रखेगा। आर्थिक समृद्धि विकासशील। अब विकासशील अर्थव्यवस्था को भी, पानी नहीं लाई हो तुम लोग, दो श्रेणी में बांटा है। विकासशील अर्थव्यवस्था को भी दो श्रेणी में समझो। विकासशील अर्थव्यवस्था की भी दो श्रेणियां हैं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर। एक होता है निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, 1046 डॉलर से 4095 डॉलर के बीच में जिस देश के व्यक्तियों के पास प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, वो विकासशील कैसा अर्थव्यवस्था कहलाएगा? विकासशील। जिस देश के 4096 से 12,695 डॉलर के बीच अर्थव्यवस्था, तो वो क्या कहलाएगा? उच्च मध्यम। यह क्या है? निम्न मध्यम। तो भी क्या कहलाएगा? वो विकासशील। अब समझो, विकासशील को दो भागों में बांटा गया है। विकासशील देश को दो भागों में, एक विकासशील देश, एक विकसित विकासशील देश। ये कोई परिभाषा नहीं बताएगा, हम बता दे रहे हैं। विकासशील मोटा मोटी सब जानता। अगर ऑप्शन में रहेगा भारत निम्न श्रेणी का देश है, ए विकासशील देश, बी विकसित विकासशील देश, सी विकसित देश, डी अल्प विकसित देश, तो क्या मारोगे? विकसित विकासशील मारना। जब विकसित विकासशील ऑप्शन में नहीं रहेगा तब क्या मारेगा? ब्राजील हो, चीन हो, भारत हो, दक्षिण अफ्रीका हो, सभी जो है विकसित विकासशील, यानी अब यहाँ तक अमेरिका के बराबर पहुंचने के लिए तत्पर है ये सब देश। क्लियर हो गया ना? जब विकासशील ऑप्शन में नहीं रहेगा तब ये विकसित विकासशील ऑप्शन में नहीं रहेगा तब तो अक्सर उनके विकासशील मार ही देंगे। लेकिन अगर विकसित विकासशील ऑप्शन में है और विकासशील भी है तब क्या मारेंगे? विकसित विकासशील मारना।
तो विकासशील अर्थव्यवस्था को दो श्रेणियां हैं। निम्न मध्यम आय में आता है 1046 से $4095 और उच्च मध्यम आय श्रेणी में आता है 4096 से $12,695। दो तरह का परिभाषा क्लियर हो गया। अब आओ विकसित अर्थव्यवस्था, इसका स्वरूप क्या है? आर्थिक विकास का स्तर क्या हो? अब देखो समृद्धि से गुणा है, यहाँ क्या है? आर्थिक। इसका मतलब है कि भारत विकासशील देश है। ए, आर्थिक विकास का स्तर उच्च है। बी, आर्थिक समृद्धि का स्तर उच्च है। सी, आर्थिक समृद्धि का स्तर निम्न है। डी, लोगों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। क्या मानोगे सर? आर्थिक समृद्धि का स्तर निम्न है, उसको प्राप्त करने का प्रयास है ना। हम दो फंसाए, आर्थिक समृद्धि का स्तर उच्च है, दूसरा बोले आर्थिक समृद्धि का स्तर निम्न है। तो क्या मानोगे? निम्न है, क्योंकि निम्न है तभी तो उच्च स्तर प्राप्त करने का प्रयास में है। भारत में आर्थिक विकास दर उच्च है। जिस देश का आर्थिक विकास दर और आर्थिक समृद्धि दर दोनों उच्च हो गया तब क्या होगा? तो भारत का आर्थिक विकास दर उच्च है लेकिन आर्थिक समृद्धि दर निम्न है। क्लियर हुआ परिभाषा? अब यहाँ विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? आर्थिक विकास का स्तर उच्च है। इसका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना? $12,695 या इससे अधिक। ये विकसित देश कौन है पूरी दुनिया में? अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जापान, रूस। ये सब क्या है? फ्रांस, ये सब क्या है? विकसित देश है। जर्मनी, सब विकसित देश है। क्लियर हुआ? विकसित देश। चलो लिखो। चलिए अब हम अगला देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पे, विभिन्न क्षेत्र मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, पहले पढ़ाए थे ना। तो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पे दुनिया में कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है तब समझो। तीन को है, कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। भूमिका के आधार पे विभिन्न क्षेत्रों को तीन प्रकार के देश कहलाता है। कृषक नहीं कहता, कृषि प्रधान देश है, औद्योगिक प्रधान देश है, सेवा प्रधान देश है। तो कृषक अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद में भूमिका, मतलब जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का भूमिका अगर 50% रहे तो कैसा अर्थव्यवस्था कहलाएगा? जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका 50% रहे तो कैसा अर्थव्यवस्था कहलाएगा? जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका 50% रहे तो कैसा अर्थव्यवस्था कहलाएगा? यानी 100 आदमी में 50 रुपया, 50 आदमी इसी में काम करता हो। दूसरे अर्थों में 100 आदमी में 50 आदमी इसी में काम करता हो। 100 आदमी में 50 आदमी इसी क्षेत्र में काम करता हो। या किसी देश को 100 रुपया आया, आमदनी हुआ किसी देश को, 50 रुपया में 50 रुपया किसकी भूमिका हो? 50 रुपया में, यानी 100 रुपया में 50 रुपया सिर्फ कहाँ से आया हो? मतलब 100 रुपया में 50 रुपया कहाँ से आया हो? मतलब द्वितीय क्षेत्र। 100 रुपया में 50 रुपया कहाँ से आया हो? सेवा मतलब कंप्यूटर चलाने वाला होटल नहीं लिखाए थे द्वितीय क्षेत्र में, लिखा दिए थे व्यापार वाणिज्य, तो उसको क्या कहते हैं? सेवा। क्लियर हो गया ना? ठेठ में आजीविका, जिस देश के लोगों का खाने पीने का रोजगार, काम उम करने के लिए मुख्यतः आश्रित हो कृषि एवं संबंध क्षेत्र पर, कृषि पर या कृषि के से संबंध क्षेत्र कौन कौन है? पशुपालन, खनन, उत्खनन, पत्थर फोड़ रहा है, कोई नहीं फोड़ता है, ये सब उस पर आश्रित हो 50 लोग, वो नहीं है तो बेचारा नहीं खा पाएगा। जिस देश में के लोग कृषि पे ही आश्रित हो, उससे संबंध क्षेत्र पे आश्रित हो, वो कैसी अर्थव्यवस्था? जिस देश के लोग खाने पीने के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग धंधा पर आश्रित हो, कैसी अर्थव्यवस्था? कितना लोग?
हाँ 50% लिख दिया। जिस देश के लोग कंप्यूटर चलाने, दूसरे को ज्ञान देने, व्यापार वाणिज्य करने, होटल पर रेस्टोरेंट खोल के, तो कैसे अर्थव्यवस्था क्लियर हो गया। प्रतिनिधित्व करता देश, कौन कौन देश कैसा है। भारत कैसा देश है, कृषक अर्थव्यवस्था वाला भारत। और इटली का यूरोप किसे का, इटली का कृषि प्रधान देश। इटली का भारत किसे कहा जाता है, सॉरी यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को। हम लिखा दिए थे, यूरोप महादेश में नहीं लिखाए थे। यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि जिस तरह भारत कृषि प्रधान देश है, उसी तरह इटली भी कृषि प्रधान देश है यूरोप महादेश का, इसलिए उसे भारत का, ये यूरोप का भारत कहा जाता है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश कैसे है, कौन है, खूब यहाँ उद्योग धंधा है, यहाँ सबसे अधिक उद्योग धंधा। सेवा अर्थव्यवस्था, एक से खोज करते रहता कौन, नासा पे ये वो परमाणु ऊर्जा बना रहा है, एक से कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे अधिक विकसित कौन किया, अमेरिका। सेवा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। जापान को हार्डवेयर का जन्मदाता कहा जाता है, हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर का भारत, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिल गया कंप्यूटर। हार्डवेयर किसको कहते हैं, कंप्यूटर को ऊपरा भाग को जो दिखता है, लोहा वाला जो बना रहता है चाहे फाइबर का, और अंदर में जो प्रोग्राम है, व्हाट्सएप, मेल, ये सब को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। क्लियर है, चलो लिखो। चलिए अब इसके अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम बताते हैं। इसका देश लेते हैं ए, और एक तरफ लेते हैं बी से जेड, इसी में वो ई देश है। देश ए, कोई देश ले लेते हैं, ए देश, अमेरिका कोई ले लो, भारत ही ले लो। देश ए को ले लो, भारत। भारत कैसा है, दुनिया अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। देश ए, भारत जो है वस्तु एवं सेवा का व्यापार मतलब आयात निर्यात, निवेश किसी देश के साथ करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ये मानिए इसको ले लेते हैं अमेरिका। अमेरिका भारत को ये नहीं कहेगा कि आप हमसे ही करो, भारत कहेगा नहीं हम आपसे ही क्यों करेंगे, हम सबसे करें। यानी कोई देश वस्तु एवं सेवा का व्यापार एवं निवेश मतलब वहाँ पूंजी लगाना व्यापार के लिए कोई देश के साथ कर सकता है, स्वतंत्र है। अमेरिकों के साथ, रसियों के साथ, वो सबसे करेगा, कोई एक देश से नहीं करेगा। उसको क्या कहते हैं, और बंद अर्थव्यवस्था, वो किसी से नहीं करेगा, अपने अंदरे में, अपने घड़े में नहीं कहता है, घड़े में पुआ पका रहे, वही बात हुआ। वो क्या कहलाएगा, बंद अर्थव्यवस्था मतलब वस्तु एवं सेवा का व्यापार मतलब आयात निर्यात और निवेश हेतु वो क्या है, दुनिया के देशों के साथ स्वतंत्र नहीं है। किसी एक के साथ कहा होगा तुम हमारे साथ करो, किसी के साथ भी हो सकता, एक ही के साथ होगा इसका संबंध। बंद अर्थव्यवस्था में एक देश का संबंध दूसरे देश से नहीं, दूसरे देश से नहीं होगा। मतलब दूसरे देश के साथ ना तो वो व्यापार करता है, ना तो आयात करता है। बंद अर्थव्यवस्था बहुत पहले था, जब राजतंत्र था यूरोप में। अब बंद अर्थव्यवस्था वाली दुनिया में अर्थव्यवस्था नहीं है। हर कोई चाहता है विकास करे, सबसे दोस्ती करे, वहाँ से ये मिल जाए, वहाँ से ये मिल जाए। क्लियर हो गया, बंद अर्थव्यवस्था पहले था। क्लियर हो गया, चलो लिखो, बना लिया। आगे हम देखते हैं इसको, जो टेबल में चित्र चात्र बना के समझाए उसको हम यहाँ पे एग्जाम के रूप से लिखा दिए। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अभिप्राय मतलब होता है परिभाषा। खुली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, विश्व के अन्य देशों के साथ, कोई देश है और विश्व के अन्य देश है, जितना देश है के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए व्यापार एवं निवेश के लिए क्या है, स्वतंत्र है। बंद अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र नहीं होता। मतलब इधर समझो, मतलब खुली अर्थव्यवस्था में आयात होता है, बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता। खुली अर्थव्यवस्था में निर्यात होता है, बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता। खुली अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति नियंत्रित होता है, बंद अर्थव्यवस्था में
खुली अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था में। तो वर्तमान में दुनिया में क्या है सर? भारत कैसी अर्थव्यवस्था, बंद या खुली? खुली अर्थव्यवस्था भारत, बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। क्लियर है? चलो देखो, अब अगला है नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पूरी दुनिया में नियोजन के आधार पर। तो दो ये प्रकार का अर्थव्यवस्था है नियोजन के आधार पे, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, गैर योजनाबद्ध। किसी चीज को विकास के लिए, किसी देश के आम लोगों के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अगर उसका प्लानिंग बनाता है पहले से, तो योजनाबद्ध। बिना प्लानिंग का काम कर रहा है तो क्लियर हो गया। चलो आगे क्षेत्र में, तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्राप्त करना, दोनों। जिस देश का उद्देश्य या लक्ष्य आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों प्राप्त करना हो, उसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस देश का सिर्फ आर्थिक विकास प्राप्त करना हो तो क्या होगा? गैर योजनाबद्ध। प्राथमिकता योजनाबद्ध में पूर्व से निश्चित रहता है, पूर्व से प्राथमिकता पूर्व से निश्चित रहता है कि हमें क्या करना है। विकास, जनता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्चा करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना खर्चा करना है, निजी क्षेत्र को कितना देना है। क्लियर हो गया? यानी प्राथमिकता पूर्व से निश्चित रहता है, लेकिन इसमें समय समय पर बदलते रहता है। अभी प्राथमिकता किया कि मान लीजिए शिक्षा क्षेत्र में, एक महीना बाद फिर बदल दिया। क्लियर हुआ? इसमें प्राथमिकता समय समय पर बदलते रहता है। इसमें निश्चित हो जाता है 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए। क्लियर हो गया? रणनीति, क्या रणनीति बनता है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, योजना एवं कार्यक्रम का निर्माण पूर्व से निर्धारित होता है। योजना, जैसे बहुत सा योजना भारत में चल रहा है, आवास योजना, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन, नाम सुन रहे हो ना, पहले से निर्धारित है। और उसमें इतना परिवार को आच्छादित करना, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो योजना चलते रहता है, लेकिन इसमें पूर्व से निर्धारित नहीं। योजना की प्रकृति, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में योजना प्रकृति क्या होता है? व्यापक होता है, बहुत बड़ा। देखते हो सरकार शिक्षा क्षेत्र में कितना बजट पैसा लगाता है, रेलवे क्षेत्र में इतना बजट, इतना करोड़ रुपया का बजट सुने हो? वही है बजट बनाना, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। बिना बजट के क्लियर हो गया? अब आ गया, इसमें सीमित होता है और किसके? इसमें सामाजिक कल्याण पर बल है, मतलब आम लोगों के कल्याण पर, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य। इसमें आम लोगों ने आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास का निजी लाभ, पूंजीपति लोग, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता देश। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का कौन कौन देश प्रतिनिधित्व करता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले पूरे दुनिया में जितना देश है वो क्या है? विस्तृत अर्थव्यवस्था वाले पूरे दुनिया में जितना देश है वो कैसा है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। भारत एग्जाम्पल, भारत में योजना आयोग, पहले योजना आयोग जब देश आजाद हुआ था तो योजना आयोग आया था, 1914 तक चला, 2014 तक चला था। तो योजना आयोग के समय में कौन सा योजना बनता था? अब योजना आयोग समाप्त हो गया, तो उसका स्थान पे क्या आया? नीति आयोग। नीति आयोग 5 वर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। कौन कौन? 15 वर्षीय, 15 वर्ष के लिए विजन बढ़ा दिया वर्तमान सरकार, मोदी सरकार। 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन। एक्शन के वर्ष का? रणनीति 7, रणनीति और विजन याद रखना भारत में। और ये गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था प्रतिनिधित्व कम करता है पूंजीवादी। यहाँ पे आर्थिक विकास नहीं होगा, सॉरी यहाँ लिख लो आर्थिक समृद्धि। सिर्फ आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना बल देता है, ठीक है। जो आर्थिक विकास के साथ साथ भारत आर्थिक, पिछले बार लिखा है कि भारत जो है आर्थिक विकास तो कर ही रहा है, लेकिन आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए विकासशील है। यहाँ है दूसरा चीज, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना, ठीक है, लगातार उसी पे बल दे रहा है, आर्थिक विकास हो चाहे नहीं हो। आर्थिक विकास का मतलब समझो, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में मूल अंतर क्या है? जिस देश का राष्ट्रीय आय का बल देता हो, राष्ट्रीय आय का विकास, प्रति व्यक्ति आय का विकास, तो उसको बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। और जिस देश में राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद
ये सब के साथ विकास के साथ साथ आम जनता का भी विकास होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, प्रशासनिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास व्यापक है और आर्थिक समृद्धि संकीर्ण है। आर्थिक समृद्धि मात्रा को बताता है और आर्थिक विकास गुणात्मक को बताता है। अभी भारत में आर्थिक समृद्धि है, दिख रहा है, भारत डिजिटल इंडिया है, बहुत डिजिटल इंडिया देख रहे हो, लेकिन अभी भी गांव में जाओगे तो गरीबी है, महंगाई है। तो समझ जाना कि गरीबी है, महंगाई है, मतलब आर्थिक समृद्धि है। जब विकास के साथ साथ गरीबी कम हो, महंगाई कम हो, लोगों को रोजगार मिले, तो समझना कि आर्थिक विकास की बात है। इसको गुणात्मक बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो लिखो। चलिए हम आगे देखते हैं निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था। इसको समझ लो, कुछ नहीं है, समझ लोगे, इजी हो जाएगा। समझो आज तो 3 प्रकार के निर्भरता के आधार पे पूरी दुनिया में 3 प्रकार का देश होता है। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला देश, एक आश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश, एक परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था वाला देश। क्लियर हो गया? अब समझो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जिस देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ में क्या है, वो जो देश वस्तु और सेवा का खुद उत्पादन करता है, किसी दूसरे से मांगने की उसकी जरूरत सामर्थ्य है। पूंजी एवं संसाधनों की उपलब्धता, उत्पादन की, कोई उत्पादन करने का बड़ा मशीन, एक से एक मशीन उसके पास खुद हो, दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। प्रौद्योगिकियों की निर्यात प्राप्ति, निर्यात जब आप करते हो सामान तो वहाँ से क्या मिलता है? पैसा। तो प्राप्ति, निर्यात अधिक तो प्राप्ति भी क्या होगा? उसके बाद आयात, सामान कम मंगा रहे हैं तो पैसा कम नहीं भुगतान कर रहे हैं, तो आयात कम तो भुगतान, रोजगार का सृजन। तो ये कैसा देश? इतना चीज जिस देश के पास है वह कैसा देश कहलाएगा? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला देश। क्या लिखा हुआ? वो एग्जाम्पल है विकसित देश। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल कौन सा देश है? विकसित देश है। ये सब तो ये सब जो चीजें हैं वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला देश को बताता है। आश्रित, अब सामर्थ्य नहीं, ये चीज इसके पास नहीं है, ये चीज का अभाव है, यहाँ पे उत्पादन की उन्नत तकनीक का भी अभाव है इसके पास, प्रौद्योगिकी की बहुलता नहीं है, निर्यात ये अधिक करता है तो ये आयात अधिक करेगा, ये प्राप्ति अधिक तो ये भुगतान अधिक करेगा, ये आयात कम करता है तो निर्यात कम करता है, ये भुगतान कम तो ये प्राप्ति, निर्यात कम करोगे तो प्राप्ति कम न होगा। ये रोजगार सृजन अधिक, ये रोजगार सृजन। ये कौन सा देश है? विकसित। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? कुछ मामले एवं क्षेत्रों में क्या है? होता है, और कुछ मामले एवं क्षेत्रों में अन्य देशों पर तो क्या वो कैसा अर्थव्यवस्था? परस्पर, फिर से परस्पर निर्भर। इसका एग्जाम्पल कौन है? भारत या विकासशील देश। जैसे भारत राफेल के लिए नहीं बना पाया, फ्रांस से लाया ना। यानी कुछ मामले में हम आत्मनिर्भर हैं और कुछ मामले में हम परस्पर दूसरे देशों पर निर्भर हैं। कुछ तकनीक हम सैटेलाइट चंद्रयान मिशन हम अपने भेज दिए, कुछ मामले में अमेरिका से ज्ञान लेता है, कुछ मामले में अमेरिका से मंगाता है। मकई के मामले में हम अमेरिका से मंगाते हैं, कोयला बाहर से मंगाते हैं। क्लियर हुआ? कुछ मामले में हम आत्मनिर्भर और कुछ मामले में हम दूसरे देशों पर, उसको क्या बोलते हैं? तो भारत कौन सा अर्थव्यवस्था मानोगे? आश्रित अर्थव्यवस्था या परस्पर निर्भर? आश्रित का मतलब होता है ये सब हमारे पास नहीं है, जब तक दूसरा कोई नहीं देगा हम नहीं कर पाएंगे। आश्रित नहीं कहता हम तोरे पे आश्रित ही है, देवो तो होता है, मैं देवो तो नहीं होते, तो हर जैसा मन ये बोलता है ना, समझ आना। आश्रित या आश्रित अर्थव्यवस्था सब अल्पविकसित चार्ट नाइजीरिया ने खाए थे, दूसरे देश पर निर्भर है, विकसित देश पर निर्भर है, भारत पर निर्भर है। अगर दिया भारत तो ठीक है, नहीं दिया तो
नहीं है। क्लियर है? जैसे तुर्की भूकंप हुआ, महात्मा भेजा अपना अभियान वहाँ पे राहत सहायता के लिए। तो ये था आपका पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था वाले देशों का वर्गीकरण। ऑल ओवर हमने वर्गीकरण आपको बता दिया, राज्य के आधार पे, और क्या है, क्षेत्र के आधार पे, और क्या है, योजना के आधार पे, और क्या क्या था, अंतर संबंधों के आधार पे, निर्भरता के आधार पे। ऑल ओवर हो गया? देखो ठीक है, देखो ठीक कितना छोबा हुआ। हाँ, तो ये था अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। आप इसको रिवीजन कर लोगे एक बार, दिमाग में सेट हो जाएगा। प्रीवियस बनाओगे तुरंत देखते के साथ बन जाएगा। और किसी बच्चा बुतरू को समझाओ तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास का इंतजार कीजिए। अगले क्लास में हम क्या बताएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ आयाम है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक हमने सिलेबस दिखा दिया पहले कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, तो टिक मारते जाओ ऊपर में, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अगले क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।